गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद मित्रों। आप सभी का आपके ई शिक्षा संवाद यूट्यूब चैनल और जूम क्लासेस में स्वागत है, जिसमें हम लोग एनटीए, यूजीसी, नेट, जेआरएफ को टारगेट लेकर हम चल रहे हैं, जिसका एग्जाम आपका दिसंबर 2023 में होने वाला है। लेकिन इसमें जो है हम लोग अपने सब्जेक्ट एजुकेशन को डिस्कस करते हैं, जिसमें आप जो भी एग्जाम देने जा रहे हो, किसी भी जॉब के लिए, या कोई आप क्लास कर रहे हो, बीए, एमए, या आप एमएड कर रहे हो या बीएड कर रहे हो, तो सभी के लिए यह क्लासेस बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि इसमें सभी चीजों को एक साथ पूरा का पूरा सिलेबस आपको बताया जाता है। चाहे आप एमएड के कोई भी सेमेस्टर हो या एमए के कोई भी सेमेस्टर हो, जिसमें भी आप पढ़ रहे हो, सभी के लिए ये आपको उपयोगी है। पूरे 6 महीने में आपको 10 यूनिट कवर करा के आपको कंप्लीट करा दिया जाएगी। यदि आप लोग चैनल पर नए होंगे तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पर यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक डिस्कस किया है मैंने पहले ही, उसको भी आप जाकर कंप्लीट कर सकते हैं। क्लियर? उसको भी जाकर आप कंप्लीट कर सकते हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं यूनिट 7 की। यूनिट 7 में हम लोग पेडागॉजी, एंड्रोगॉजी एंड असेसमेंट की बात कर रहे हैं। कौन सी यूनिट है आपका? ये यूनिट 7 है। आप यूनिट 7 एनटीए यूजी सेट का सिलेबस जब आप डाउनलोड करेंगे तो उसमें आप देखेंगे हम सिलेबस के 1 बाय 1 स्टेप को लेकर ही चल रहे हैं। यहाँ पे कोई भी पॉइंट हम छोड़ नहीं रहे हैं। कल हम लोगों ने करा था बात टीचिंग, ऑर्गेनाइजिंग टीचिंग की बात करी थी। ऑर्गेनाइजिंग टीचिंग होती क्या है, तो इसमें बताया गया कि जब कभी विद्यालय में बच्चों को पढ़ाया जाता है, तो यह पढ़ाने या कहीं पर भी कोई भी टीचिंग का स्तर होता है, उसको मुख्य रूप से 3 भागों में डिवाइड किया गया है या 3 स्तरों में बांटा गया है। पहला आपका मेमोरी लेवल है, दूसरा आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल है और तीसरा आपका रिफ्लेक्टिव लेवल है। हम लोगों ने कल की डेट में मेमोरी लेवल के ऊपर बात करी थी। कल मेमोरी लेवल में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया था, उसको एक बार जरा सा हम लोग देख लेते हैं कि मेमोरी लेवल क्या होता है। मेमोरी लेवल को हिंदी में स्मृति स्तर कहते हैं हम लोग। इसमें क्या होता है, इसमें किसी भी चीज के बारे में हम लोग क्या करते हैं, कोई डीप नॉलेज नहीं, बल्कि उनको बेसिक कंसेप्ट देते हैं। मतलब यहाँ पर फैक्ट्स, मतलब तथ्यों को, फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन क्रीमिंग की बात करते हैं। मतलब वहां पर तथ्यों को और सूचनाओं को बार बार बालकों को दोहराया जाता है, रटवाया जाता है यहाँ पर। ठीक है, इसमें हमने कल बात करी थी, जो आपके एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू करेगा कि इसमें कौन सी लर्निंग थ्योरीज आती हैं। तो कल मैंने बताया था सिग्नल लर्निंग थ्योरी आएगी आपकी, चैन लर्निंग थ्योरी आएगी आपकी, और स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी आएगी, स्टिमुलस रिस्पांस लर्निंग थ्योरी आपकी आएगी। और ये तीनों थ्योरी किससे संबंधित है, तो मैंने कल की डेट में आपको बताया था, यह तीनों थ्योरी जो है गहने के 8 जो पदानुसोपानिक क्रम है, घटते नीचे से ऊपर के क्रम में, कल हमने उसके बारे में भी आपको डिस्कस किया था। अब क्वेश्चन ये भी आता है कि मेमोरी लेवल जो होता है, मेमोरी लेवल किस पर केंद्रित होता है, छात्र केंद्रित होता है या टीचर, शिक्षार्थी या शिक्षक केंद्रित होता है। याद रखिएगा, यहाँ पर पूरा का पूरा छात्र केंद्रित नहीं होता, ये टीचर सेंटर्ड होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टीचर ही पूरा का पूरा काम करता है। टीचर क्या करता है, अपने अकॉर्डिंग जो है बच्चों को सिखाने का काम करता है कि बच्चे को हम किस तरीके से सिखा सके। ठीक है, ये टीचर सेंटर्ड होता है यहाँ पर। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें जो है मैक्सिमम लेवल पर हम मोटिवेशन करते हैं, हम मोटिवेट करते हैं बालकों की, नहीं आप कर लोगे, आप कर लोगे। हमेशा उसमें क्या करते हैं, एक कॉन्फिडेंस लेवल हम लोग बढ़ा देते हैं। फिर इसके बाद करते हैं कि मेमोरी लेवल को देने वाले कौन थे, हर्बर्ट थे। हर्बर्ट थे, इसीलिए इसको हर्बेटियन मॉडल भी कहा जाता है। कल हम लोगों ने इसके स्टेप्स के बारे में बात करा था। इसके 4 स्टेप हम लोगों ने कल बात करे थे। कौन सा? पहला फोकस था, दूसरा सिंटेक्स था, तीसरा सोशल सिस्टम था और चौथा सपोर्ट सिस्टम था। जिसमें आपका स्ट्रक्चर की बात सिंटेक्स में करते हैं। सिंटेक्स में मैंने कल 6 स्टेप आपको बताए थे, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कि ये पूछा जाएगा कि हर्बेटियन मॉडल के अनुसार जो सिंटेक्स है या स्ट्रक्चर है, उसके क्या स्टेप है, क्या चरण है, तो आप बता सकते हैं। पहला प्रिपरेशन है, दूसरा आपका क्या है, स्टेटमेंट ऑफ एम है, तीसरा आपका प्रेजेंटेशन है,
चौथा आपका एसोसिएशन है, पांचवा आपका जनरलाइजेशन है और छठवा आपका एप्लीकेशन है। कल मैंने एक शॉर्ट कीज में बताया था PSPAGA, ठीक है, ये भी मैंने आपको कल बताया था आपको। तो कल की डेट में हम लोगों ने इतनी चीजों के बारे में बात किया था। आज हम लोग बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग लेवल, मतलब बोध या समझ स्तर की बात करेंगे। और इसके फाउंडर कौन है? मॉरिसन। मॉरिसन टीचिंग मॉडल, मतलब मॉरिसन ने अंडरस्टैंडिंग लेवल को दिया था, ठीक है ना। यहाँ तक सबको क्लियर है? कोई, हम लोगों ने इतने पॉइंट्स को डिस्कस किया था। अब इसके आगे के क्रम में हम लोग चलते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल पे। आपको मैं यहाँ तक पूरा का पूरा, यहाँ पूरा का एरिया, पूरे के एरिया लेकर बताऊंगा, लेकिन आपको अपनी कॉपी में कॉम्पिटिटिव वे में लाइन खींचकर बना लेना है कि अगर मेमोरी लेवल की बात हो रही तो इसी बॉक्स के अंदर हो, और अंडरस्टैंडिंग लेवल की बात हो तो इसी बॉक्स के अंदर हो, और जब रिफ्लेक्टिव लेवल की बात करें तो इसी बॉक्स के अंदर होना चाहिए। तो ये चीजें ध्यान रखेंगे हम लोग, लेकिन हम बात करेंगे पूरे में, ठीक। लेकिन आपको हम बता दें कब कैसे लिखना है। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि अंडरस्टैंडिंग लेवल होता क्या है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग लेवल का मतलब जैसे आप लिखा होगा कि बोध या समझ स्तर, बोध या समझ। अब यहाँ पर किसी भी चीज को रटना नहीं है। पहला ये सबसे छोटा, सबसे निम्न स्तर होता है, ये छोटी कक्षाओं में प्रयोग किया जाने वाला टीचिंग स्तर है, आपका टीचिंग लेवल है, ठीक है, जिसको मेमोरी लेवल या स्मृति स्तर कहते हैं। अब हम लोग अवबोध या समझ स्तर कहते हैं। ये कहता है कि अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग टीचर ट्राइज टू प्रेजेंट हिज इंस्ट्रक्शन द अंडरस्टैंडिंग लेवल, मतलब कहता है कि शिक्षण के स्तर को समझना, शिक्षक समझ के स्तर पर अपने निर्देशों को प्रस्तुत करने की कोशिश करता है। मतलब यहाँ पर क्या कहता है कि टीचर किसी भी चीज को समझता है, समझने के बाद वो आपके सामने प्रेजेंट करता है। जैसे हमने पूरी चीजें एब्जॉर्ब कर ली, समझ ली, अब मुझे पता है ना कि मुझे आपके सामने किस तरीके से किसी भी चीज को पेश करना है, ठीक। वैसे ही अब स्टूडेंट की बात आती है कि विद्यार्थियों को कि सामान्यीकरण सिद्धांतों और तथ्यों को समझने में मदद मिलती है। सामान्यीकरण, आप कह रहे हैं कि विद्यार्थियों को सामान्यीकरण, सामान्यीकरण का मतलब होता है जब विद्यार्थी के सामने एक जैसी वस्तु, दो वस्तुएं एक जैसी हो, दो वस्तुएं एक जैसी हो और वो उसमें सामान्यीकरण करना शुरू कर ले, तो वही आपका समझ स्तर होता है। जैसे इसमें कहते हैं कि एक बालक अपनी माता के साथ मार्केट में जाता है, तो वहां पर एक डॉग चलता है, तो वो अपनी माता से पूछता है मम्मा ये क्या है, तो इन्होंने कहा कि ये डॉग है। तो वो लड़के ने पूरे उस कुत्ते को देखा, इसके दो पैर है, चार पैर है, इसके एक पूंछ है, ठीक है, कान है। फिर थोड़े आगे और चला, थोड़ी आगे और चलने के बाद देखा कि एक बकरी थी, लेकिन फिर मम्मी से बोल रहा है मामा देखो ये डॉग फिर से दिखाई दिया। तो उनकी माँ ने बताया कि डॉग जो है ये डॉग नहीं है। क्यों? उसके भी तो चार पैर थे, एक पूंछ थे, दो कान थे, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? तब उनकी माँ ने बताया कि कुत्ता भौंकता है और बकरी मिमियाती है आपकी। तो यहाँ पर दोनों में जब बच्चे ने डिफरेंस देख लिया है, तब वहां पर दो वस्तुएं जब उसके सामने आएंगी, तब उसको डिफरेंशिएट, दोनों में अंतर करना समझ जाएगा। तो ये अवबोध स्तर होता है या समझ स्तर होता है आपका। क्लियर है पॉइंट? यहाँ पर बताइए, समझ में आ रहा है कि कैसे हम इसको समझ सकते हैं? तो ये चीजें आपको समझ में आई। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसमें हम लोग विद्यार्थी, जो शिक्षक होता है, विद्यार्थियों के बौद्धिक व्यवहार को विकसित करने के लिए अधिक से अधिक अवसर प्रदान करने की कोशिश करता है। मतलब यहाँ पे क्या करता है कि टीचर ट्राइज टू प्रोवाइड more and more opportunities to develop the intellectual behavior of the pupil। मतलब यहाँ पर जो भी बालक होते हैं, जो भी विद्यार्थी होते हैं, उनके बौद्धिक व्यवहार इन द सेंस कि किसी के साथ कैसे बैठना है, किसी के साथ कैसे उठना है, किसी के साथ कैसे बोलना है, मतलब कुल मिला के इंटेलेक्चुअल बिहेवियर को ध्यान में रखते हैं। क्या बौद्धिक व्यवहार को ध्यान में रखते हैं? क्या इंटेलेक्चुअल बिहेवियर, इंटेलेक्चुअल बिहेवियर की बात करते हैं। ठीक, यहाँ पर मेन फोकस होता है बौद्धिक व्यवहार, जिसको हिंदी में कहते हैं बौद्धिक व्यवहार में परिवर्तन करने की यहाँ पे पूरा का पूरा अवसर प्रदान किया जाता है बच्चे को।
ठीक है। यहाँ पर अब बात करेंगे दोनों दोनों कौन है, एक अध्यापक है, दूसरा जो है विद्यार्थी, दोनों छात्र और शिक्षक पाठ को विकसित करने में भाग लेते हैं। मतलब किसी भी चीज को कोई भी लेसन होता है, कोई भी प्लानिंग होती है, वो दोनों लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। जबकि शिक्षण जो है समझ स्तर पर होता है। यहाँ पे टीचिंग लेवल कह सकते कि बोथ pupil and the teacher participate in developing the lesson while teaching across the understanding level। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि यहाँ पर पाठ का जो निर्माण होता है उसमें टीचर अकेले करता है या दोनों लोग करते हैं, तो आप बताएंगे अंडरस्टैंडिंग लेवल पे जो लेसन का निर्माण होता है, जो भी पढ़ाने की चीजें होती हैं, उसका निर्माण दोनों लोग मिलकर करते हैं। जबकि स्मृति स्तर पर क्या होता है, स्मृति स्तर पर टीचर खुद केवल अकेले तैयार करता है। फिर यहाँ पे कोलैबोरेशन होता है, सहयोग की भावना होती है, सहयोग होता है। यहाँ बालक के अंदर कोई समझ नहीं होती है, तो यहाँ सहयोग की बात होती ही नहीं है। क्लियर है पॉइंट यहाँ पर? इतने क्लियर हुए? समझ स्तर क्या होता है, क्या नहीं होता है, सब समझ में आया सभी को? किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक, अब हम लोगों ने जब इतनी समझ ली है, अब बात आती कि मॉरिसन मॉडल क्यों कहा गया इसको। ठीक, इसको मॉरिसन मॉडल क्यों कहा गया, इसको भी हम लोग जान लेंगे। ठीक, इसमें कहते हैं कि इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि द मॉडल ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग वाज इंट्रोडक्ट्रीन बाय मॉरिसन। इट इज नेम्ड एज मॉरिसन्स टीचिंग मॉडल। मतलब समझ स्तर के शिक्षण के मॉडल को मॉरिसन द्वारा बताया गया है। ठीक है ना, बताया गया। इसे मॉरिसन के शिक्षण मॉडल के रूप में जाना जाता है कि मॉरिसन के नाम इन्होंने ही जो है समझ स्तर या बोध स्तर के बारे में बताया था, इसीलिए इसको मॉरिसन टीचिंग मॉडल कहा जाता है, मॉरिसन का शिक्षण मॉडल कहा जाता है। ठीक है ना, इसको इस नाम से भी जानते हैं। एग्जाम में आपसे पूछ लेगा तो आप बता ले जाएंगे। फिर अब इसमें होता क्या, इसमें क्या होता है, इसमें किसी भी चीज को जैसे आप किसी के सामने हम किसी के सामने कोई पेश करते हैं, कोई भी टॉपिक या मैटर डालते हैं, तो वो क्या करता है, पहले उस टॉपिक को पढ़ेगा, देखेगा, समझेगा, समझने के बाद तब उसका अर्थ निकालेगा। मतलब अंडरस्टैंडिंग इज टू perceive the meaning gaps, the idea and comprehended the meaning। ठीक है, मतलब समझ के स्तर को या बोध के स्तर को पहले वो समझेगा, फिर विचार करेगा, विचार करने के बाद तब वो आगे कदम बढ़ाएगा। अब इसको जो है कौन से भाग में सबसे ज्यादा कर, ये कहते हैं कि शिक्षा और मनोविज्ञान। शिक्षा और मनोविज्ञान के क्षेत्र में अंडरस्टैंडिंग के अर्थ को वर्गीकृत किया जा सकता है। मतलब साइकोलॉजी अगर बात करें, एजुकेशन मतलब कि एजुकेशन है, साइकोलॉजी की बात करें तो इसकी एजुकेशन एंड साइकोलॉजी की बात करें, अगर इस क्षेत्र में समझ के बारे में बात करें तो इसको मुख्य रूप से 3 भागों में डिवाइड किया गया है। 3 भागों में डिवाइड किया गया। कौन कौन से? क्लासिफिकेशन देखिए कि 3 कौन कौन से। नंबर 1 पर कौन आएगा? नंबर 1 पे कहता है कि तथ्यों के कुल उपयोग को देखना। ठीक है, क्या कह रहा है कि तथ्यों के कुल उपयोग को देखना, तथ्यों के कुल उपयोग को देखना। ठीक, ये होता है। मतलब अगर इंग्लिश में बात करेंगे, कहेंगे सीइंग द टोटल यूज ऑफ फैक्ट। क्या लिखेंगे? सीइंग द टोटल यूज ऑफ फैक्ट। जी अपने आप को म्यूट कर लें। हाँ, ठीक है, इतना हो गया। आपको सभी लोग अपने आप को म्यूट कर लेना, तो स्क्रीन जो है हटेगी नहीं। जब आपको बोलना हो, क्वेश्चन करना हो, तब आप अपने आप को अनम्यूट करके हमसे डिस्कस कर लेंगे।
ठीक, तो यहाँ पर ये चीजें पॉइंट थी। तो सबसे पहला एजुकेशन एंड साइकोलॉजी के क्षेत्र में अगर देखेंगे तो इसको 3 भागों में डिवाइड वर्गीकृत किया जा सकता है, भागित किया जा सकता है। तो पहला है सीइंग द टोटल यूज ऑफ फैक्ट, मतलब तथ्यों के कुल उपयोग को देखना है। दूसरा क्या कहता है, दूसरा पॉइंट आपकी कह रहा है, दूसरे पॉइंट में कह रहा है संबंधों को देखना। क्या कहता है, संबंधों को देखना, संबंधों को देखना, मतलब कहेंगे सीइंग रिलेशनशिप। क्या होगा, सीइंग रिलेशनशिप। ठीक, सीइंग रिलेशनशिप के बारे में बात करता है। ठीक है, पहला दूसरा हो गया। अब तीसरे की बात करेंगे। तीसरे पॉइंट में कहता है कि एक सामान्यीकृत अंतर्दृष्टि, एक सामान्यीकृत समझ। अंतर्दृष्टि का मतलब होता है स्वयं के अंदर जो भी चीजें आपको समझ में आ जाए कि हमको सेल्फ रियलाइजेशन हो जाएगा, उसी को अंतर्दृष्टि कहते हैं। कहते हैं एक सामान्यीकृत, एक सामान्यीकृत अंतर्दृष्टि। एक सामान्यीकृत अंतर्दृष्टि कहेंगे अ जनरलाइज्ड इनसाइट। इनसाइट, ठीक है, इस पॉइंट को नोट करेंगे क्योंकि ये मनोविज्ञान के आधार पे, शिक्षा और मनोविज्ञान जब दोनों मिलते हैं उनके आधार पे हम समझ के स्तर को 3 भागों में, 3 वर्गों में हम बांट सकते हैं। पहला आपका क्या है, सीइंग द टोटल यूज ऑफ फैक्ट की बात करते हैं, जिसमें कहते हैं तथ्यों के, तथ्य का मतलब होता है जो भी एलिमेंट, जो भी मैटर है, मैटरों के जो भी मैटर है आपका, जैसे हम जो आपको पढ़ा रहे हैं इसको भी मैटर बोलते हैं। तो इनका टोटल जो होता है आपका, टोटल मैटर होता है, उसका उपयोग देखना होता है। फिर दूसरे पॉइंट में कहता है कि संबंधों को देखना है होता है। फिर कहता है कि इसकी समझ की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जनरलाइज इनसाइट, इनसाइट में मैंने बताया कि कोई भी चीज आप देखें, देखने के बाद आपको समझ में आ गया, लेकिन वो चीज आपके सामने ना रहे फिर भी आप उसके बारे में बता सके। जैसे इसमें आपको जब कोहलर का सिद्धांत आप पढ़ेंगे तो कोहलर के सिद्धांत में भी हम इनसाइट थ्योरी के बारे में बात करेंगे। उसमें कहा गया, एक एग्जांपल है कि यूजीसी का बहुत पुराना क्वेश्चन है कि एक बालक जो है मैथ का क्वेश्चन कर रहा होता है और उसको मैथ का क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, लेकिन जब वो टब में नहाता रहता है अचानक से उसको उस क्वेश्चन का हल सॉल्यूशन समझ में आता है, तो वो आहा एक्सपीरियंस करके आता है। इसीलिए इनसाइट थ्योरी में आहा एक्सपीरियंस को भी पूछा गया है। ठीक है, कि जब कभी हम कोई सवाल कर रहे हो वो चीज उस समय ना आए, लेकिन कोई दूसरा काम कर रहे हो और वो अचानक से हमारे माइंड में आ जाए, कि वही आपकी अंतर्दृष्टि है। अंतर्दृष्टि का मतलब होता है कोई ना बताए, स्वयं से हम समस्या का हल निकाल लें आपका। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। चले अब हम लोग आगे। अब इसमें भी अंडरस्टैंडिंग लेवल में भी हम लोगों को 4 स्टेप को ही फॉलो करना होगा। ठीक है, इसको साफ कर दें। हम लोगों ने मेमोरी लेवल में भी बात करी थी, फोकस, सिंटेक्स, सोशल सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम की बात। वैसे इसमें भी हम लोग सबसे पहले इसी की बात करेंगे। ठीक, सबसे पहले फोकस की बात करेंगे। ठीक, फोकस की बात करेंगे। फोकस का मतलब होता है केंद्रित होना, केंद्रित होना होता है। अब फोकस में क्या कहते हैं, इसमें कहते हैं कि छात्र को अवधारणाओं की महारत हासिल कराना। अब अवधारणाओं को मतलब जो उनके कंसेप्ट हैं, कंसेप्ट उनका क्लियर मास्टरी, कहते हैं कि द पीपल शुड अचीव द मास्टरी ऑफ द कंसेप्ट। मतलब इसमें कहते हैं, क्या कहते हैं, सबसे पहला पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं, लिखेंगे मास्टरी। ठीक है, मास्टरी ऑफ, मास्टरी किसमें चाहिए, आपका कंसेप्ट में। ठीक, मास्टरी किसमें चाहिए, मास्टरी में महारत आपको चाहिए, किसमें चाहिए, कंसेप्ट में।
कंसेप्ट को हम हिंदी में क्या कह सकते हैं, अवधारणाएं। अवधारणाएं, ठीक है, ये होता है आपका। क्लियर। पहली पॉइंट तो ये हो गई कि फोकस क्या करना है, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे सबसे ज्यादा फोकस ये करना है कि बच्चों के जो स्टूडेंट है उनको मास्टरी, उनको महारत हासिल करानी है। किसमें हासिल करानी है आपको, उनके कंसेप्ट में। उनका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, उनके कंसेप्ट में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। पहला पॉइंट ये हो गया। फिर कहते हैं कि इसमें शिक्षक जो होता है, शिक्षक सामग्री की महारत पर जोर देता है ताकि विद्यार्थियों के व्यक्तित्व में एक वांछनीय परिवर्तन हो सके। मतलब कहता है कि the teacher stresses upon the mastery of the content so that a desirable change might occur in the personality of the pupil। अब देखिए, जब कंसेप्ट क्लियर होगा तो उसके अंदर पर्सनालिटी ऑटोमेटिक डेवलप हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पर्सनालिटी ऑटोमेटिक डेवलप हो जाएगी। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, दूसरा जो है आपका सिंटेक्स होता है। क्या होता है, सिंटेक्स होता है। सिंटेक्स क्या होता है, सिंटेक्स को हम लोग वाक्य विन्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाक्य विन्यास। ठीक, इसी को स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। ठीक, इसी को स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसमें जो है हम लोगों ने जब उसकी बात करी थी, क्या नाम है आप, हम लोगों ने जब मेमोरी लेवल की बात करी थी, तो मेमोरी लेवल में आप लोग बताओ कितने स्टेप की बात करी गई थी, जिसको पता हो वो बताए। अभी मैंने शुरुआत में बताया, तो मेमोरी लेवल में कितने स्टेप की बात करी गई थी, चार। हमने बताया था ना, PSPAGA। सिंटेक्स में मैंने बताया था PSP, हाँ, AGA की बात करी थी। तो वहां पर टोटल 6 थे आपके, कितने थे, टोटल 6 थे। अब सिंटेक्स में हम बात करेंगे, सिंटेक्स में जब इसमें स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो स्ट्रक्चर में कितने पॉइंट है, इसमें टोटल आपके कितने, 5 पॉइंट बनेंगे, ठीक है। टोटल कितने पॉइंट बनेंगे, इसमें टोटल आपके 5 पॉइंट बनेंगे। सबसे पहले नंबर 1, 2, 3, 4, 5। अब 5 पॉइंट बनेंगे। सबसे पहला क्या आता है, एक्सप्लोरेशन। लिखिएगा, एक्सप्लोरेशन होता है। दूसरा आपका प्रेजेंटेशन होता है आपका। दूसरा आपका प्रेजेंटेशन होता है। प्रेजेंटेशन होता है। तीसरे पॉइंट की हम बात करेंगे, तीसरा जो स्टेप होता है, असिमुलेशन होता है। असिमुलेशन होता है आपका। और चौथा जो होता है, चौथे वाले को हम लोग बोलते हैं का ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन होता है। और पांचवें वाले की बात करेंगे हम लोग, पांचवें नंबर पे रेसिटेशन होता है आपका, ठीक है ना। रेसिटेशन होता है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में भी लिख लेंगे, हिंदी में लिखते हैं इसको अन्वेषण बोलते हैं। ठीक, अन्वेषण बोलते हैं। फिर उसके बाद प्रस्तुति होती है आपकी। प्रस्तुति होती है। असिमुलेशन मींस आत्मसात करना, आत्मसातीकरण होता है। आत्मसातीकरण होता है। ऑर्गेनाइजेशन मींस होता है संगठन। ठीक, और रेसिटेशन मींस होता है पाठ। क्लियर, ये इसको
इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग बात करते हैं, वन बाय वन बात करेंगे। सबसे पहला आपका एक्सप्लोरेशन होता है, अन्वेषण होता है। एक्सप्लोरेशन मींस या अन्वेषण मींस क्या होता है, आपको याद रखना है, इसको बोलते हैं पीके टेस्टिंग बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पीके टेस्टिंग बोलते हैं, याद रखिएगा, इसको बोलते हैं पीके टेस्टिंग। ठीक, इसको पीके टेस्टिंग बोलते हैं। अब पीके टेस्टिंग का मतलब क्या होता है, प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग बाय क्वेश्चनिंग। हम प्रश्नों के द्वारा पिछले ज्ञान का परीक्षण करते हैं। जब आप कभी क्लास में जाते होंगे, या मैं भी जब क्लास में आता हूँ, या क्लास खत्म होने के बाद जब क्या होता है कि हम लोग पीके टेस्टिंग करते हैं ना, कि प्रीवियस ज्ञान जो पूरा पिछला ज्ञान है उसको जो है आपको याद है कि नहीं है। अब उसको किस माध्यम से करते हैं, प्रश्नों के माध्यम से करते हैं। तो ये एक्सप्लोरेशन होता है। इसमें इसमें क्या होता है, सामग्री का विश्लेषण करते हुए हम सामग्री के मतलब जो कंटेंट है, कंटेंट को बताते हुए आपको उनके एलिमेंट्स के बारे में हम आपसे बात करेंगे, और उनका जो है लॉजिकली सीक्वेंस जो होता है वो आपसे हम बनवाएंगे। इससे क्या होगा, आपके माइंड में फ्रेम सेट हो जाएगा। तो ये अंडरस्टैंडिंग लेवल में आपका आएगा, अंडरस्टैंडिंग लेवल के एक्सप्लोरेशन में आपका आएगा। क्लियर, पहला पॉइंट। फिर आपका आता है क्या, प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन मींस क्या होता है, प्रेजेंटेशन मींस होता है कि यहाँ पे टीचर रिमेन्स मोर एक्टिव। यहाँ पर टीचर को सबसे ज्यादा एक्टिव होना पड़ता है। ठीक, इसमें क्या होता है कि इसको जब कोई टीचर जो है प्रेजेंट करता है, तो वो क्या करता है, सबसे पहले छोटी छोटी इकाइयों में किसी भी प्रेजेंटेशन को छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर लेता है, और उसमें जो है तो उसके साथ साथ एक क्वेश्चन भी लगा देता है ताकि इंटरेस्ट बना रहे। ठीक है, जैसे मैंने एक पीपीटी लगाया, पीपीटी लगाने के बाद मैंने क्वेश्चन पुट अप कर दिया, तो उससे आप क्या हो जाएंगे, सजग हो जाएंगे, सचेत हो जाएंगे कि नहीं, आप क्वेश्चन का बताना है तो इसका मतलब कंटेंट हम पढ़े हो तभी हम क्वेश्चन का आंसर देते हैं। आपने देखा होगा छोटी कक्षाओं में क्या होता है, ये लेसन होता है, एक पेज या 2 पेज का होता है, उसके बाद वो क्वेश्चंस देते हैं। इससे क्या होगा कि क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको बुक्स के जो लेसन है उसको रीड करना पड़ेगा। तो ये प्रेजेंटेशन में आपका होता है। प्रेजेंटेशन में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है आपका, यहाँ पर कौन होता है आपका, टीचर। टीचर सबसे मेन होता है आपका। क्लियर है पॉइंट यहाँ पर, ठीक है। फिर इसके बाद आता है आपका असिमुलेशन। असिमुलेशन क्या होता है, अभी जीन पियाजे की हम लोग बात करते हैं, तो जीन पियाजे की जो थ्योरी का नाम है, जो जीन पियाजे एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी थी, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो है इन्होंने दिया था। इसमें इन्होंने स्कीमा की बात करी थी, अकोमोडेशन की बात करी थी, और असिमुलेशन की बात करी थी। ठीक है, ये और भी इन्होंने बात किए थे, लेकिन इसके बारे में सबसे ज्यादा चर्चा होती है। ठीक है, इसमें असिमुलेशन में क्या होता है, असिमुलेशन और अकोमोडेशन, इन दोनों में अगर आप कंपेयर कर लोगे तो दोनों के कंफ्यूजन आपको क्लियर हो जाएंगे। अकोमोडेशन में क्या होता है, समायोजन करना। असिमुलेशन में क्या होता है, उसी को आत्मसात करने के लिए, आत्मसात इन द सेंस, जैसा कि आपको एग्जांपल मैंने भी दिया और केके ने भी बताया है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जब कभी हम किसी भी वस्तु को देखते हैं, देखने के बाद उसके बारे में कंसेप्ट मेरे माइंड में बैठ गया, लेकिन जब वही वस्तु हमें दूसरी जगह दिखाई दी, तो हमने उसके जैसा उसमें क्या किया, जनरलाइज किया। तो जनरलाइज करते समय हमने जो है कुछ कमियां करी, तभी हम जनरलाइज नहीं कर पाए। तो उसमें क्या है, दोनों में जब हम डिफरेंस जान जाते हैं, जब कभी हमारे सामने दो वस्तुएं होती हैं और दोनों वस्तुओं में से अगर आपसे कहा जाए किसी एक वस्तु को चुनो, तो आप दोनों की सबसे पहले क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, आपकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है उसको देखेंगे, आपको इन फ्यूचर आपके लिए वो बेस्ट है कि नहीं है वो सोचेंगे, तब जाके आप फैसला करेंगे। इसी को हम लोग आत्मसातीकरण कहते हैं। इसी को हम लोग जब दर्शन में जाते हैं आत्मानुभूति के बारे में बोलते हैं कि हमें आत्मानुभूति हो गया, हमें ज्ञान हो गया, हमें नॉलेज हो गया, हम सही अच्छे और बुरे का हम फैसला कर सकते हैं। तो ये ऐसी चीजें आत्मसातीकरण में आती है। ठीक, अब अकोमोडेशन में क्या होता है, अकोमोडेशन में आपका क्या होता है, न्यू नॉलेज और आपका जो है ओल्ड नॉलेज, दोनों का कॉम्बिनेशन आपका वहां पर बनता है। यहाँ पर ठीक है, वहां पर दोनों आपका कॉम्बिनेशन बनता है। अब लगे हाथ इसमें जो है, अगर जीन पियाजे की बात हो गई है, तो जीन पियाजे में 3 स्टेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल की बात करी गई है। कितनी, 3 स्टेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल की बात करी गई है।
एग्जाम में आपका यही क्वेश्चन आया था इस बार एनटीए में कि इंफॉर्मेशन 3 स्टेज ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल क्या था। तो पहला इन्होंने बताया था सेंसरी रजिस्टर बताया था, दूसरा आपका था शॉर्ट टर्म मेमोरी आपका था, ठीक है ना। सेकंड वाला क्या था, शॉर्ट टर्म मेमोरी आपका था, और तीसरा था लॉन्ग टर्म मेमोरी एंड स्टोरेज, ठीक है। तीनों को नोट डाउन कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। पहला सेंसरी रजिस्टर्ड होता है आपका, दूसरा होता है आपका शॉर्ट टर्म मेमोरी होता है, और तीसरा होता है लॉन्ग टर्म मेमोरी एंड स्टोरेज की बात करता है। की बात हो गई। ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप जान रहे हैं कि संगठन करना है, यहाँ पर किसी भी चीज को संगठित करना होता है, ठीक, क्लियर। संगठन हो गया। और यहाँ रेसिटेशन में क्या होता है, आपको पाठ का नियोजन करना या पाठ के बारे में बताने की बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट क्लियर हुए, बताइए। सर वो जो 3 स्टेप बताए हैं आप जिन प्याजी का, सेंसरी रजिस्टर और 2 क्या थे? शॉर्ट टर्म मेमोरी था आपका एसटीएम, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी एसटीएम, और तीसरा है आपका लॉन्ग टर्म मेमोरी एंड स्टोरेज था आपका। ब्रूनर ने आपका इनएक्टिव, आइकोनिक और सिंबॉलिक के बारे में बताया था, ठीक है ना, जिसमें इनएक्टिव को एक्शन, आइकोनिक को इमेज, और सिंबॉलिक में लैंग्वेज की बात करते हैं, क्लियर। तो ये उसमें उन्होंने बताया था। एक पूछा गया था सेल्फ रेगुलेटेड बिहेवियर की बात हमने करी थी। तो सेल्फ रेगुलेटेड बिहेवियर जो मैंने बताया था वो वाइगोस्की में बताया था, और जो आप 3 स्टेप की बात कर रहे हैं वो वाइगोस्की में 3 स्टेप थे लैंग्वेज फॉर्म में। सोशल स्पीच एक्सटर्नल कम्युनिकेशन था, प्राइवेट स्पीच इंटरनल कम्युनिकेशन था, और साइलेंट इनर स्पीच आपका था, साइलेंट स्पीच प्राइवेट था आपका। तो उसकी बात हमने करी थी इसमें, ठीक है ना। चलिए उसको बताएंगे तो और हम करा देंगे, अभी जब उसका भी रिवीजन के लिए देंगे तो उसको भी हम करा देंगे, ठीक। रिसिटेशन मिस होता है पाठ करना या अनुवाचन करना, पाठ करना या अनुवाचन होता है आपका, ठीक। पाठ करना या अनुवाचन करना, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि ये जो है अंडरस्टैंडिंग लेवल का सबसे लास्ट स्टेप होता है, मतलब शिक्षण स्तर को समझने का ये सबसे अंतिम स्तर होता है। इसमें छात्र जो होता है, छात्र शिक्षक और उसके साथियों के सामने मौखिक रूप से सामग्री प्रस्तुत की जाती है, और उसके बाद वो चीजों को पढ़ता है और समझता है आपका, ठीक है ना, पढ़ता है और समझता है आपका। यहाँ पर क्लियर है पॉइंट, यहाँ पर बताइए, क्लियर है। हेलो, मेरी आवाज आ रही? जी सर। ओके। तो अब यहाँ पर इतने, हाँ, इतने पॉइंट्स को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर हम ये इसके बाद आपका क्या आता है, आपने फोकस में क्या लिखा था, फोकस में मास्टरी आपका हो जाएगा, कंसेप्ट जो होता है आपका। फिर इसमें सिंटेक्स में आपने देखा, सिंटेक्स में मॉरिसन ने समझ स्तर को 5 भागों में 5 स्टेप में बताने का प्रयास किया। 5 स्टेप आपको मैंने यहाँ पर बता दिया। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे, इसके बाद क्या आता है आपका, सोशल सिस्टम आता है आपका। क्या आता है, सोशल सिस्टम आता है। ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 हो गया। अब नंबर 3 की बात करेंगे। सोशल सिस्टम की हम लोग बात करेंगे, ठीक। सोशल सिस्टम क्या होता है, सोशल सिस्टम को सामाजिक प्रणाली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोशल सिस्टम की सामाजिक प्रणाली क्या होता है, इसमें कहता है कि टीचर कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ द pupil एंड टीचर रिमेन एक्टिव इन असिमुलेशन, pupil वर्क विथ फुल इन्वॉल्वमेंट। मतलब इसमें सामाजिक प्रणाली में क्या बताया गया है, सामाजिक प्रणाली में आपको बताया गया है कि यहाँ पर शिक्षक जो होता है छात्र के व्यवहार को नियंत्रित करेगा। आप लोग कॉपी में लिखते जाइएगा, सोशल सिस्टम में शिक्षक जो होता है छात्र के व्यवहार को नियंत्रित करेगा। दूसरे पॉइंट पे हम कह सकते हैं कि छात्र और शिक्षक आत्मसात करने में सक्रिय रहते हैं, मतलब असिमुलेशन करने में
लगे रहते हैं, मतलब चीजों को समझने में लगे रहते हैं। फिर कहता है कि छात्र जो है इसमें पूरी तरह से भागीदारी करता है, काम करता है या किसी भी प्रक्रिया में वो भाग लेता है। मतलब यहाँ पे छात्र जो है पूरी तरीके से पार्टिसिपेट करता है हर एक काम में। तो ये सब सोशल सिस्टम में आपका होता है। क्लियर। इसी के बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट नंबर 4 पर जो आपका आता है वो होता है सपोर्ट सिस्टम। सपोर्ट सिस्टम की बात करेंगे। सपोर्ट सिस्टम को हम बोलते हैं समर्थन प्रणाली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समर्थन प्रणाली बोलते हैं। अब सपोर्ट सिस्टम या समर्थन प्रणाली क्या होता है? जब आप असिमुलेशन कर लेते हैं, कहते हैं कि पीपल पास एग्जाम इन प्रेजेंटेशन टू एंटर इनटू असिमुलेशन। ठीक है, मतलब कहते हैं कि इसमें आत्मसात में जब प्रवेश करने के लिए, मतलब जब किसी भी चीज को समझने के लिए जब हम उसको समझने के लिए तैयार होते हैं, तो तैयार होते समय हम लोगों को संगठन में प्रवेश लेना होता है। मतलब किसी भी संस्था में, किसी भी संगठन में हमको प्रवेश लेने का इन द सेंस कि वहां पे हम लोग एंटर करेंगे, वहां पर बैठेंगे, समझेंगे, उसका हम रिपीटेशन करेंगे, उसको समझेंगे, तब जाके कहीं हम अंत में जो है लिखित परीक्षा हम लोगों की ली जाती है। लिखित परीक्षा होने के बाद यह कह सकते हैं मौखिक परीक्षा होती है, तब जाके हमारे रिजल्ट निकलते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग में क्या होता है, आपका लिखित भी होगा, मौखिक भी होगा, सब चीजों के बारे में यहाँ पर ध्यान देने की बात करते हैं यहाँ पर। ठीक है ना, पूरी की पूरी पॉइंट्स को यहाँ बात करते हैं। आपका क्लियर है? यहाँ पर इसमें जितने भी पॉइंट्स है सबके सब आपको बता दिए मैंने। लेवल को हम चिंतनशील या विचारशील प्रक्रिया बोलते हैं। ठीक है ना, चिंतनशील या विचारशील प्रक्रिया हम लोग बोलते हैं। रिफ्लेक्टिव लेवल, ठीक है, रिफ्लेक्टिव लेवल की हम बात करेंगे यहाँ पर। रिफ्लेक्टिव लेवल की हम लोगों ने अभी तक मेमोरी लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल पर डिस्कस कर लिया है। मेमोरी लेवल क्या होता है? कहते हैं कि दिस लेवल ऑफ टीचिंग प्रेजेंट द हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी। मतलब ये हाईएस्ट टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी होता है। मतलब ये कह सकते हैं शिक्षण का यह जो स्तर होता है, शिक्षण अधिगम गतिविधियों का सबसे उच्चतम स्तर होता है किसी भी चीज को, टीचिंग को प्रस्तुत करने का। ठीक है ना, इसमें क्या होता है, कहते हैं कि यह जो है संज्ञानात्मक क्षमताओं के विकास का उच्चतम चरण है। ठीक है ना, किसका? कॉग्निटिव एबिलिटीज के लिए। ये कॉग्निटिव एबिलिटीज से है। ठीक, कॉग्निटिव एबिलिटीज से ये आपका संबंधित है आपका। ठीक, संज्ञानात्मक क्षमताओं से संबंधित होता है। इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं यह जो है पियाजे के सिद्धांत में, जो पियाजे के सिद्धांत में आपका थ्योरी में उनका ऑपरेशनल स्टेज था, उससे संबंधित है आपका। ठीक है, किसके? ऑपरेशनल स्टेज जो होता है, यहाँ पे लिख लेंगे आप लोग कि जीन पियाजे में पाइगेट। ठीक है, पाइगेट के कौन से, पाइगेट के जो है कौन से स्टेप दिए गए हैं, किसी को पता है? 4 स्टेप कौन बताएगा? कि हम लोग बात करते हैं, जीन पियाजे ने आपका सबसे पहला सेंसरी मोटर स्टेज दिया है जो कि जन्म से 2 वर्ष तक चलता है। दूसरा प्री ऑपरेशनल स्टेज होता है जो कि 2 से 7 वर्ष तक चलता है। तीसरा कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज होता है जो 7 से 11 या 12 वर्ष तक चलता है। और चौथा जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होता है ये 12 से 15 वर्ष तक होता है। लेकिन इसमें जो क्वेश्चन बनता है सबसे ज्यादा प्री ऑपरेशनल स्टेज से बनता है, क्योंकि इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले जो है आंत प्रज्ञकाल और पूर्व प्रज्ञकाल में डिवाइडेशन किया गया है ना, तो 2 से 4 वर्ष तक जो है 4 से 7 वर्ष तक उसको 2 भागों में डिवाइड किया गया। तो यहाँ पे जितनी ऑपरेशनल स्टेज जो दिए गए हैं ये रिफ्लेक्टिव लेवल, ये आपका रिफ्लेक्टिव लेवल से संबंधित आपका होता है। यहाँ पर ये आपका इन्होंने बताया कि जो है औपचारिक, ये जो है आपका जीन पियाजे जो फॉर्मल से संबंधित है, याद रखिएगा, फॉर्मल ऑपरेशनल
फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो होता है उससे ये आपका संबंधित है। इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि इन केस अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो है रिफ्लेक्टिव लेवल सबसे मुख्य रूप से किसके जीन पियाजे के कौन से स्टेप से संबंधित है, तो आप फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज से संबंधित है। एक क्वेश्चन और आता है कि हाइपोथेसिस मेकिंग करना बालक कब समझ जाता है, तो हाइपोथेसिस को बनाना, परिकल्पनाओं को बनाना फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में वो एक तरीके से तैयार हो जाता है किसी भी चीज को समझने को समझाने के लिए। एक क्वेश्चन और आता है इसमें कि प्रयास और त्रुटि का जो होता है, किसी भी कार्य को करना उसमें जो कमी होती है उसको धीरे धीरे करके खत्म करना, तो ये भी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में वो काम करता है आपका। तो इतने क्वेश्चन यहाँ पर, इतने आपके पॉइंट यहाँ पर बन सकते हैं। क्लियर, इतनी चीजें होती। इसमें क्या होता है कि इसमें संज्ञानात्मक क्षमताओं का सबसे ज्यादा विकास किया जाता है और सीखने और शिक्षण की स्थिति में चिंतनशील जो स्तर होता है क्षमताओं का उपयोग करने में सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है ये। अब इसको जो है, इसके फाउंडर कौन है? इसके फाउंडर है बिगे एंड हंट है आपका, ठीक है ना। कौन है इसके? मॉरिस एल बिगे, ठीक है, मॉरिस एल बिगे। मॉरिस, यहाँ पे मॉरिसन है, ये मॉरिस एल बिगे। बिगे याद रखिए, बिगे एंड हंट है यहाँ पर, ठीक है। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि रिफ्लेक्शन एज केयरफुल क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ एन idea or supported article knowledge in the light of testing evidence which support it and the further conclusion towards which it points। मतलब इन्होंने बताया कि प्रतिबिंब के रूप में परीक्षण साक्ष्यों के प्रकाश में किसी विचार या कथित लेख के ज्ञान की सावधानी पूर्वक महत्वपूर्ण परीक्षा जो इसका समर्थन करती है और इसके निष्कर्ष जिसकी ओर यह इंगित करता है। मतलब मॉरिस एल बिग्गी ने बताया कि जो रिफ्लेक्टिव लेवल होता है ये जो है किसी भी जब किसी भी वर्क को हम करने जाते हैं तो पूरा फोकस हमारा उसी पर होता है, उसी संबंधित जितनी भी सावधानियां होती हैं उसको यहाँ पर जोड़ने का काम करता है और उससे संबंधित जो निष्कर्ष निकलता है, उस काम को करने से जो कंक्लूजन निकलता है उस कंक्लूजन पर ये जोर देता है, जबकि कंक्लूजन पर ये जोर नहीं दिया है, ना कंक्लूजन पर इसने जोर दिया है आपका। ठीक, कंक्लूजन पर जोर किसने दिया? कंक्लूजन पर जोर आपका ये आपका रिफ्लेक्टिव लेवल ने दिया है। इसमें कहते हैं कि रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग इज कंसीडर्ड टू बी द हाईएस्ट लेवल एट विच टीचिंग इज कैरिड आउट। मतलब चिंतनशील स्तर जो होता है, चिंतनशील स्तर के शिक्षण को उच्चतम स्तर माना जाता है, क्योंकि जिस पर जो है शिक्षण किया जाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें क्या होता है? इसमें एक छात्र स्मृति स्तर और समझ स्तर से गुजरने के बाद ही इस स्तर पर आता है। मतलब ऐसे नहीं कि डायरेक्ट इस पर आ जाए। सबसे पहले आपका मेमोरी लेवल होगा, फिर अंडरस्टैंडिंग लेवल होगा, अब रिफ्लेक्टिव लेवल। रिफ्लेक्ट का मतलब होता है, आप रिफ्लेक्ट का मतलब समझ सकते हैं कि आपने जब कक्षा 9 या 10 में आप होंगे तो वहां पर आपने प्रिज्म वाला वो आपने क्या किया होगा? प्रैक्टिकल किया होगा। वहां पर क्या पड़ता है? एक रेज जाती है और वो रेज जो है कई दिशाओं में बिखर जाती है। जब कई दिशाओं में बिखर जाती है इसी को हम लोग रिफ्लेक्टिव कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं कि एक किरण से कई दिशाओं में चले जाना ही आपका रिफ्लेक्ट होता है। रिफ्लेक्ट का मतलब होता है कि आपको मैंने कोई एक चीज बताया, एक सवाल बताया, उस सवाल से आपने कई ढेर सारे सवाल को बना लिए या उससे कई ढेर सारे आपने पॉइंट बनाए। तो ये चिंतनशील स्तर पर होता है। इसमें क्या होता है? अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि रिफ्लेक्टिव लेवल में अभिसारी और अपसारी चिंतन, मतलब आपका कहते हैं प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं और एक चिंतनशील। तो यहाँ पर क्या हो गया? ये चिंतनशील हो गया, लेकिन उसी में एक अभिसारी और अपसारी आता है। ठीक, तो प्रतिभाशाली वो अभिसारी के साथ जाते हैं और अपसारी चिंतन जो है रिफ्लेक्टिव के साथ आते हैं। अपसारी लिख लीजिएगा, प्रतिभाशाली बालक जो है अभिसारी से संबंधित है, लिखेगा प्रतिभाशाली बालक जो है अभिसारी से संबंधित है, जबकि अपसारी बालक
अपसारी बालक चिंतनशील से संबंधित है। ये विज्ञापन 50 का जो एग्जाम हुआ था असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसमें ये क्वेश्चन आया था आपका, ठीक है ना। तो याद रखिए एग्जाम में इंग्लिश वाला जो वर्ड होता है उसी को ज्यादा बेटर, उसी को प्रायोरिटी दी जाती है आपकी, ठीक। तो ये पॉइंट आपको क्लियर पूछा गया कि सृजनशील बालक किसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। उसी में आता है, उसी में हिंदी में दिया था अपसारी बालक, अभिसारी बालक या प्रतिभाशाली बालक, तो उसी में दिया था सृजनशील बालक। तो हम लोगों ने सृजन हिंदी में देखकर सृजनशील लगा दिया, जबकि वो ऑप्शन इंग्लिश वाला ऑप्शन ज्यादा बेटर था, इंग्लिश वाले को ही माना गया। तो याद रखिएगा रिफ्लेक्टिव लेवल में ही आपका आता है, या सृजन क्रिएटिविटी जिसमें होती है वही चिंतनशील वाला होता है, उसी को सृजनशील बालक को ही हम लोग अपसारी बालक कहते हैं, और प्रतिभाशाली बालक को हम अभिसारी बालक कहते हैं। तो ये पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिएगा साथ में आप लोग, क्लियर। चिंतनशील है, एक सृजनशील है और एक अपसारी है, ये तीनों का मतलब एक ही होता है, ठीक। क्या होता है, तीनों का मतलब एक ही होता है। कौन कौन सा, चिंतनशील, सृजनशील और अपसारी, जिसको रिफ्लेक्टिव लेवल बोलते हैं, या आपने क्रिएटिविटी जो होती है आपकी वो। तो इसके और समझने के लिए आप इस ग्राफ को आप ले सकते हैं। इस ग्राफ में बताया गया कि एक बात आपको बताई गई, लेकिन आपने उसके कई अर्थ निकाल लिए, कई तथ्य निकाल लिए, तो वही आपका क्या होता है, रिफ्लेक्टिव लेवल होता है आपका। जबकि अभिसारी में क्या होता है कि टीचर ने जैसा पढ़ाया बच्चे ने पूरा का पूरा रट लिया वैसा ही, और एग्जाम में जाके वैसा ही उतार आया, और वो जाके क्लास में टॉप कराया। वो अपने क्लास में तो टॉप कराया, लेकिन अपनी लाइफ में टॉप वो नहीं कर पाया, क्योंकि फिर उसको आगे बताने वाला कौन होगा, आगे तो खुद से ही करना है काम। तो इसलिए अपसारी वाला बालक ज्यादा बेटर होता है। अगर इसमें क्वेश्चन आए कि ये क्या होते हैं, गॉड गिफ्टेड होते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं, कि इसमें होता है कि प्रतिभाशाली बालक जो है वो आपका सृजनशील बालक हो सकते हैं, लेकिन सृजनशील बालक जो है प्रतिभाशाली हो ऐसा नहीं कहा जा सकता है। इस पॉइंट को भी हम लोग को कंफर्म कर लेना है अपने दिमाग में, ठीक है। में ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा मात्रा में पूछा जाता है आपका, ठीक। चलिए अब हम लोग बीगे एंड हंट के अकॉर्डिंग हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फोकस की बात करेंगे कि फोकस क्या होता है, ठीक है। फोकस में इन्होंने क्या किया, इन्होंने फोकस में बताया है कि विद्यार्थियों में समस्या समाधान क्षमता विकसित करना है। लिख लीजिएगा, डेवलप, ठीक है, डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग, डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग कॉम्पिटेंसी, ठीक, ठीक है। समस्या समाधान क्षमता विकसित करना, समस्या समाधान, ठीक है, समस्या समाधान क्षमता, ठीक। फोकस में क्या होता है, इसमें आप फोकस में आपका क्या होता है, फोकस में आपका होता है कि डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग कॉम्पिटेंसी, मतलब कि विद्यार्थियों में समस्या समाधान क्षमता का विकास करना होता है। इसमें क्या होता है, इसमें क्रिटिकल एंड कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग होती है। इसमें क्या होती है, याद लिख लीजिए पॉइंट, और इसमें क्या क्या होता है आपका, इसमें क्रिटिकल लिखिएगा, डेवलप डेवलप क्रिटिकल एंड डेवलप एंड कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग, ठीक। थिंकिंग की बात करते हैं, मतलब कि यहाँ पे विद्यार्थियों में कैसा आलोचनात्मक और रचनात्मक, आलोचनात्मक और
रचनात्मक, ठीक है, रचनात्मक विचार का विकास करना, ठीक है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है कि डेवलप क्रिटिकल एंड कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग, ठीक है, आलोचनात्मक और रचनात्मक विचार का विकास करना होता है इसके अंतर्गत, ठीक है। तो ये आपके इसमें होता है आपका, इसमें क्या होता है, बालक जो है स्वतंत्र रूप से किसी भी चीज को सोच सकता है, समझ सकता है, उस पर टिप्पणी कर सकता है, बता सकता है आपका, ठीक। तो ये हो गया आपका। फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे, क्लियर है, लिख लिया, करें आगे, चलिए। अब इसके बाद सिंटेक्स में हम बात करेंगे। नंबर 2 आपका सिंटेक्स आता है। सिंटेक्स में इन्होंने कितनी बार कितने पॉइंट्स बताए, सिंटेक्स में इन्होंने 4 स्टेप के बारे में बताया, 4 पॉइंट बताया है। 4 स्टेप में सबसे पहला करता है प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, ठीक, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, ठीक, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन की बात करते हैं। सिचुएशन होती है। फिर दूसरा क्या होता है, दूसरा आपका होता है आपका फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस होता है आपका, फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस होता है। फिर नंबर 3 पर जो आपका आता है, नंबर 3 पे आपका आता है कलेक्ट डेटा, नंबर 4 पे जो आता है, नंबर 4 पे आपका आता है रिजल्ट, ठीक। समस्या, सबसे पहले इसमें क्या होता है, सबसे पहले समस्यात्मक स्थिति होती है, इसको बोलते हैं समस्यात्मक स्थिति, समस्यात्मक स्थिति या परिस्थिति, ठीक। फिर फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस, फिर क्या करते हैं, परिकल्पना निर्माण करते हैं, परिकल्पना निर्माण करते हैं। फिर इसके बाद कलेक्ट डेटा, आंकड़ों का संकलन, आंकड़ों का संकलन होता है। फिर रिजल्ट, रिजल्ट मीन्स परिणाम, रिजल्ट अब आपका परिणाम आता है, परिणाम होता है आपका, ठीक है ना, परिणाम होता है आपका, ये होता है आपका। इसमें क्या होता है, इसमें आप समझ लो इसमें क्या सिंटेक्स में क्या होता है, जब कभी टीचर जाता है तो सबसे पहले प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन को देखता है। क्या कहता है, कहता है कि शिक्षक जो है इसमें विद्यार्थियों के सामने एक समस्यात्मक स्थिति पैदा करता है। टीचर क्या करता है, बालकों के सामने जो है एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। फिर क्या करता है, फिर उसके क्या कहता है कि फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस, इसमें क्या होता है, छात्र जो है उस परीक्षण के लिए एक परिकल्पना तैयार करता है। मतलब कुल मिला के ये स्टूडेंट ओरिएंटेड होता है। याद रखिए टीचर ओरिएंटेड नहीं है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले फिर से देख लीजिएगा, यहाँ पर टीचर सेंटर्ड होता है, यहाँ स्टूडेंट टीचर सेंटर्ड दोनों होता है, यहाँ स्टूडेंट सेंटर्ड होता है आपका। छात्र के सामने हमने एक समस्या रख दी, उस समस्या से संबंधित बच्चे ने फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस, मतलब किसी भी समस्या का संभावित समाधान उसने पहले से तैयार कर लिया कि हम अगर जाएंगे तो ऐसी समस्या का सॉल्यूशन इस तरीके से हम करेंगे,
ठीक है। जैसे आप कहीं पर जाना हो, आप कोई भी आपके स्कूल में प्रोजेक्ट दिया गया है, तो आप क्या करोगे, उस वर्क को कम से कम 2 तरीकों से बनाकर ले जाओगे। आपके माइंड में ये पहले से होना चाहिए कि एक अगर रिजेक्ट हो गया तो दूसरा मेरा कहीं न कहीं काम ज़रूर करना चाहिए। मतलब उस समस्या का समाधान आपको पहले से सोच के रखना है। जैसे आप एक प्लान करते हो, कहीं पे ट्रिप प्लान करते हो या कहीं कोई अपने जो है स्ट्रेटजी आप प्लान करते हो, तो एक हाइपोथेसिस होती है। अगर कामयाब हो गए तो हाइपोथेसिस आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी, अगर नाकामयाब हो गए तो आपकी हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी। जितने आपके सक्सेस हो जाते हैं लोग, तो उनकी हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाती है, तो वो अपनी कहानी बताते हैं, और जिन लोगों ने अपनी स्ट्रेटजी बनाकर फेल हो जाते हैं तो उनकी हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाती है। तो ये कंडीशन आपका कहलाता है। तो ये हो जाता है आपका। फिर आता है आपका, जब हाइपोथेसिस आपने उन्होंने बना ली तो उससे संबंधित उन्होंने आंकड़ों का संकलन करना शुरू कर दिया। आंकड़ों का संकलन इन द सेंस कि आपने स्ट्रेटजी बनाई पढ़ने को, अब पढ़ने के स्ट्रेटजी के लिए आपने बनाई, चार्ट बनाया, उस चार्ट के द्वारा जो आपने डाटा का कलेक्ट किया, मतलब किताबें हैं, कंटेंट है, सब चीजें आपने कलेक्ट किया, फिर आपको लास्ट में रिजल्ट मिलता है। तो ये आपका रिफ्लेक्टिव लेवल के स्तर है। यदि आपसे एग्जाम में पूछ लेता है, अभी एक लोगों ने पूछा था मुझसे कि अगर आपको एग्जाम पूछे कि मेमोरी लेवल के स्टेप कितने होते हैं, तो वो 4 होते हैं। लेकिन अगर पूछा जाए स्टेप और मॉरिसन ये हर्बेटियन मॉडल के अकॉर्डिंग स्टेप क्या होते हैं, कि उन्होंने तो सिंटेक्स में जो आप दिए हैं सिंटेक्स वाला आप बताएंगे, वही आपका सिंटेक्स में जो मॉरिसन ने टीचिंग मॉडल दिए वो सिंटेक्स वाला आप फॉर्म रख के करेंगे, क्योंकि इसमें स्ट्रक्चर की बात करिए, रूपरेखा की बात बताई गई। वही इसमें रिफ्लेक्टिव लेवल में भी आप सिंटेक्स को ही आप यहाँ पर नोटिफाई करेंगे। आप क्लियर है पॉइंट यहाँ पर सबको बताइए। यहाँ पे 4 स्टेप है। आपका फॉर्मुलेट प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाएगी, या आप कह सकते हैं कि प्रॉब्लम आपको सबसे पहले मिलेगी, प्रॉब्लम के बाद आप हाइपोथेसिस बनाओगे, फिर डेटा कलेक्ट करोगे, फिर लास्ट में रिजल्ट आपका आएगा। क्लियर। चलो अब हम लोग नेक्स्ट 3 पे सोशल सिस्टम। ठीक, सोशल सिस्टम में इन्होंने क्या पॉइंट बताया, सोशल सिस्टम में इन्होंने बताया है कि इन्होंने आपका सेल्फ मोटिवेशन और सोशल मोटिवेशन की बात करी। आप 2 पॉइंट है, सेल्फ मोटिवेशन और नंबर सेकंड में सोशल मोटिवेशन। ठीक, ये 2 पॉइंट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। इन्होंने सोशल सिस्टम में यही बताया है, किसी भी चीज में कि कोई बालक जो होता है उसको कोई मोटिवेट करना नहीं आता है, वो खुद ब खुद मोटिवेट हो जाता है और समाज में भी मोटिवेशन को पैदा करता है। यहाँ पर ये एक पॉइंट यहाँ पर ये नोट डाउन करिएगा कि यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट पे मतलब प्राइमरी प्लेस होता है, ये प्राइमरी प्लेस होगा, प्राइमरी प्लेस और सेकेंडरी प्लेस। मतलब प्रथम स्तर, ठीक है, प्रथम स्थान पे कौन होगा और द्वितीय स्थान पर कौन होगा। ठीक, प्रथम स्थान पर कौन होगा और दूसरे स्थान पर कौन होगा। तो पहले स्थान पर आपके कह सकते हैं कि इसमें जो सबसे पहले स्थान पे जो भी होगा वो होगा आपका बालक होगा या स्टूडेंट होगा, आपका स्टूडेंट होगा। वही हम दूसरे स्थान पर अगर हम बात करेंगे तो दूसरे स्थान पर आपके टीचर्स होंगे, आपके टीचर्स होंगे। यहाँ पर याद रखिएगा चिंतनशील स्तर में क्या होता है, चिंतनशील स्तर में मुख्य रूप से पहले स्थान पर आपके स्टूडेंट होते हैं और दूसरे स्थान पर आपके टीचर्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट को पूरा का पूरा वर्क करना है, टीचर उसमें केवल एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। आपका क्लियर है यहाँ पर इतना। प्रोजेक्ट जो दिया जाता है यहाँ पे टीचर कोई हेल्प नहीं करता है, केवल वो देखता है कि जहां पर गलती ज्यादा आप करोगे वहां पर आपको जाके थोड़ा सा बता देगा, गाइड कर देगा। लेकिन ये कहो कि आपके साथ खड़ा होकर आपकी हेल्प करे तो नहीं होता। जैसे जो रिसर्च स्कॉलर होते हैं, रिसर्च स्कॉलर में जो उनके गाइड होते हैं, उनके गाइड केवल उनको बताते हैं कि चीजों को कैसे करना है, बल्कि वो उनके साथ खड़े होकर करवाते नहीं है, केवल वो आपको रास्ता बता देंगे। तो वही इसमें भी काम करते हैं। क्लियर पॉइंट।
अब हम लोग बात करते हैं सपोर्ट सिस्टम की। सपोर्ट सिस्टम जिसको समर्थन प्रणाली हम लोग बोलते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि इसमें उद्देश्य प्रकार का उपयोग किया जाता है। मतलब कुल मिला के अगर इसको हम की पॉइंट्स में अगर नोट करें तो इसमें क्या होता है कि सपोर्ट सिस्टम में क्रिटिकल एंड क्रिएटिव होता है। ये आपका सपोर्ट सिस्टम में क्या होता है, ये आपका क्रिटिकल चीजें होती हैं आपकी एंड क्रिएटिव। जो सपोर्ट की बात होती है यहाँ पे, जो क्रिटिकल जो होती है, क्रिटिकल चीजों के लिए सपोर्ट, यहाँ पर ये आप हम लोग सपोर्ट सिस्टम की बात कर रहे थे। सपोर्ट सिस्टम में यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पे कहता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, यहाँ पर टेस्ट लिया जाता है, कहते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट इज नॉट यूज्ड बट ऐसे टाइप टेस्ट इज यूज्ड। याद रखिएगा, इस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पे वो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट नहीं लिया जाता है, लिख लीजिएगा इसमें। सपोर्ट इसमें रिफ्लेक्टिव लेवल में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं लिया जाता है, इसमें यूज जो किया जाता है ऐसे टाइप टेस्ट इज यूज्ड। ठीक है, इसमें एटीट्यूड, बिलीफ और इन्वॉल्वमेंट को क्या कहते हैं, इवेलुएट किया जाता है। किसमें, एटीट्यूड को, एटीट्यूड के साथ साथ और आपका क्या है, आपका बिलीफ है। आपको ठीक है, बिलीफ है आपका, बिलीफ्स होते हैं। बिलीफ्स के साथ और आपको क्या है, इसमें देखते हैं हम लोग और क्या करते हैं, इन्वॉल्वमेंट। इन्वॉल्वमेंट, इन तीनों चीजों को यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे चेक किया जाता है इन्वॉल्वमेंट के बारे में। इन्वॉल्वमेंट, ये तीन चीजों को यहाँ पर क्या किया जाता है, इवेलुएट किया जाता है। और इसमें ऐसे टाइप क्वेश्चन को ज्यादा पूछा जाता है और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को नहीं यूज किया जाता है आपका। क्लियर, तो ये हम लोगों ने आज तीन के तीनों पॉइंट्स को डिस्कस कर लिए हैं। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, तीनों के तीनों पॉइंट्स हम लोगों ने इस तीनों को डिस्कस कर लिया है आपको। अब यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। कल का जो है आप लोगों का, जो मेरे साथ जुड़े हैं, कल का होमवर्क यही रहेगा कि आप मेमोरी लेवल को, अंडरस्टैंडिंग लेवल को, रिफ्लेक्टिव लेवल को रिपीट मतलब दोहरा कर आएंगे, याद करके आएंगे। इसमें से चीजें को हम पूछेंगे आपको। और कल की डेट में हम लोग कंसेप्ट ऑफ एंड्रोगॉगी इन एजुकेशन, शिक्षा में प्रौढ़ शिक्षा विज्ञान की क्या अवधारणा है, उसके बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे। चलिए, अब हम लोग कल की डेट में मिलेंगे और आपका दिन शुभ हो, मंगल हो। जय हिंद सभी को।